Sat Shri Akal, Namaskar, Adab, hello. As you know, in today's world, each and every country proclaims to be a democratic country. And in a democratic country, there is a constitution. Constitution is what? In very simple words, constitution is a set of rules, guidelines, provisions, and principles to run a country. Constitution may be written as Indian Constitution, or Constitution may be unwritten as Constitution of England. In the case of Indian Constitution, there must have been many things in the mind of those people who wrote the Constitution before writing it. It was not an easy task. They must have thought about what the Indian Constitution would be like. To answer this question, we should know about the Objectives Resolution. Objective Resolution was moved by Pandit Jawaharlal Nehru in Constituent Assembly on December 13, 1946. Later, this resolution became the basis of Indian Constitution. और इसी रेजोल्यूशन का जो मॉडिफाइड वर्जन है वो आगे जाके भारतीय संविधान का प्रीएम्बल बना. In the preamble of Indian Constitution, there is complete essence. We can say there is complete summary of the objectives resolution. And today's topic of my video is also preamble of Indian Constitution. So without any delay, let's start. Now, if we talk about the definition of preamble, तो संविधान को जानने वाले अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रीएम्बल को डिफाइन किया है. कुछ लोग इसे इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कुछ लोग इसे प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कुछ लोग इसे फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और कुछ लोग इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. इसका मतलब यही है कि संविधान का जो प्रीएम्बल है इसको देखते ही, उसको पढ़ते ही हमें संविधान में क्या लिखा है उसके बारे में पता चलता है. अगर हम इंडियन जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसकी बात करें तो इसको मुख्यतः हम 4 भागों में बांट सकते हैं. पहले भाग में आता है जो फर्स्ट लाइन है इस प्रीएम्बल की और लास्ट की 2 लाइन्स. दूसरे भाग में ये पोर्शन, तीसरे भाग में ये पोर्शन और चौथे भाग में आती है ये डेट. तो आज के इस वीडियो में हम 1 बाय 1 इन्हीं चारों भागों को डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे और इनको समझने के बाद ही हम प्रीएम्बल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि प्रीएम्बल क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में. फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल टेल्स अबाउट द अथॉरिटी ऑफ पीपल. It means it was adopted by the Constituent Assembly on the behalf of people of India. इस भाग का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें शक्ति देता है वो असल में भारत के लोगों द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को दी गई शक्ति है. इस पार्ट को हम एक बार पढ़ लेते हैं. We the people of India. लास्ट की 2 लाइन्स को मिला के ये बनेगा We the people of India hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. It means ये भारत के लोगों ने अपने आप को दिया है. मतलब ये जो संविधान है प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग भारत के लोगों ने अपने आप को दिया है. इसलिए इसमें जो पीपल ऑफ इंडिया है वो एक्चुअल अथॉरिटी है, मतलब वो सुप्रीम है. नाउ वी हैव सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल. यह पार्ट हमें बताता है कि भारत कैसा देश है, मतलब नेचर ऑफ द स्टेट, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट कैसी है. इस नेचर को समझने के लिए इसमें प्रीएम्बल में हमें ये कुछ की वर्ड्स दिए हैं जिसमें है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड आता है दैट इज सोवेरेन. सोवेरेन मीन इंडिया इज नो मोर डिपेंडेंट कंट्री. इट मीन्स देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट एंड इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स. एक सॉवरेन स्टेट होने के नाते
भारत किसी भी विदेशी टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है या फिर अपनी जमीन के किसी हिस्से को किसी दूसरे देश के हित में छोड़ भी सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी जो डिसीजंस हैं वो खुद लेगा। ये सॉवरेन का मतलब यही है कि भारत अपने आप में एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने फैसले खुद करेगा। उसके बाद इंडियन स्टेट के नेचर को डिफाइन करने वाला जो नेक्स्ट वर्ड है प्रीएम्बल में, दैट इज सोशलिस्टिक। एक बात याद रखनी होगी कि जो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है वो कम्युनिस्टिक ब्रांड ऑफ सोशलिज्म से अलग है। कम्युनिस्टिक जो सोशलिज्म है वहां देश के सभी संसाधनों का नेशनलाइजेशन करना होता है। इट मींस वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो राइट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहां पे जो देश के संसाधन है उसके ऊपर सभी नागरिकों का बराबर का हक माना जाता है। दूसरी तरफ जो भारतीय सोशलिज्म है जिसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी कहा जाता है वो मिक्स्ड इकोनॉमी पे यकीन करता है। ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है कि वहां पर जो पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है वो को एग्जिस्ट करते हैं, वो साइड बाय साइड एक दूसरे का साथ लेके चलते हैं। जो इंडियन सोशलिज्म जो ब्रांड है वो गांधीयन सोशलिज्म के बिल्कुल आसपास है। मतलब इंडियन जो सोशलिज्म है वो गांधीयन सोशलिज्म का ही दूसरा रूप है। बट जो 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, इसको याद रखना, 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसने इंडिया में सोशलिज्म का जो दायरा है, सोशलिज्म का जो एरिया है या सोशलिज्म का जो मीनिंग है वो बहुत ही लिमिटेड कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब है कि भारत का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि जो भारतीय हैं वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करेंगे। आर्टिकल 25 एंड 28 जो फंडामेंटल राइट्स के अंडर आते हैं वो हमें सभी भारतीयों को ये राइट देते हैं कि हम किसी भी धर्म को, किसी भी बिलीफ को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड इज डेमोक्रेटिक। Here the word democratic is not only about political democracy but also social and economic democracy। इसका मतलब कि गवर्नमेंट हमेशा लोगों की वेलफेयर के लिए काम करेगी and the representatives are elected by the people directly or indirectly। In democratic system people exercise the supreme power। Next keyword is रिपब्लिक। जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होती है उसको दो तरह से देखा जाता है, एक होता है मोनार्की, दूसरा रिपब्लिक। मोनार्की में क्या होता है कि एक राजा के बाद अगला राजा उसका बेटा ही बनता है, वहां कोई इलेक्शन नहीं होता, वहां रिप्रेजेंटेटिव जो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो लोग इलेक्शन द्वारा नहीं इलेक्ट करते। इसके उल्ट जो रिपब्लिक होता है वहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो थ्रू इलेक्शन लोग उसको खुद इलेक्ट करते हैं अपनी वोट पावर का यूज करके। प्रीएम्बल का ये भाग हमें ये बताता है कि भारत एक रिपब्लिक कंट्री है, मतलब यहां पे जो गवर्नमेंट है वो लोगों द्वारा इलेक्ट की जाती है। इसके बाद जो प्रीएम्बल का थर्ड पार्ट है वो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और वी कैन से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन स्टेट। इनमें सबसे पहले जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है जस्टिस। यहां पे तीनों तरह की जस्टिस की बात की हुई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब, सोशल जस्टिस में है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी मैटर पर, किसी भी सोशल ग्राउंड के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। वो किस कास्ट का है, किस रेस का है, किस कलर का है, कौन सी भाषा बोलता है, कौन सा धर्म है उसका, इनमें से किसी के बेस के ऊपर किसी के साथ कोई वितकरा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद आती है
जो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है। जो इंडियन स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अकॉर्डिंग सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ भी के जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनके बेस के ऊपर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सब हर एक नागरिक को ग्रो करने का इक्वल, हर एक नागरिक को कोई बिजनेस, कोई काम धंधा करने का, कोई भी जॉब करने का इक्वल राइट होगा। उसके बाद जो पॉलिटिकल जस्टिस है उसमें आता है कि पॉलिटिकल राइट्स इक्वल होंगे। इफ द पीपल हैव पावर टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स दे हैव आल्सो द पावर टू बी इलेक्टेड। अगर वो किसी नेता को चुनेंगे तो वो खुद भी नेता बन सकते हैं। ये सारी की सारी जो पावर्स हैं जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हर एक नागरिक को देता है, बशर्ते कि वो जो कंडीशंस हैं, कुछ एलिजिबिलिटीज हैं, वो नागरिक वो पूरी करते हों। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है प्रीएम्बल में लिखा हुआ वो है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ में अपने अकॉर्डिंग किसी भी विचारधारा को, किसी भी सोच को, किसी भी समुदाय को, किसी भी संस्था को या किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है। उसको पूर्णतः हक है कि वो अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकता है। उसको ये सारे हक फंडामेंटल राइट्स भी देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उसको फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ध्यान में रखना होगा। उसके बाद जो अगला ऑब्जेक्टिव है वो है इक्वलिटी। ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन एंड ऑन एनी अदर ग्राउंड। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। Each and every person have equal opportunity to grow socially, economically और politically. One vote, one value. इसका मतलब ना कोई गरीब ना कोई अमीर, सबकी वोट की वैल्यू बराबर होगी। इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी सबके पास ग्रो करने की। हर कोई अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जी सकता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीएम्बल इज फ्रेटर्निटी, मतलब सेंस ऑफ ब्रदरहुड। इसका मतलब ईच एंड एवरी पर्सन, एवरी रिलीजन, एवरी कम्युनिटी हैव इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो। सिंगल सिटीजनशिप रखने के पीछे भी यही मकसद था कि कोई भी स्टेट वाइज या फिर एरिया वाइज डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिविजुअल डिग्निटी की बात की है वो भी यही है कि हर एक व्यक्ति की जो पर्सनल डिग्निटी है, उसका आत्म सम्मान है, उसकी रक्षा करना भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऑब्जेक्टिव है। इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ नेशन। भारत इतनी भाषाओं का देश होने के बावजूद, इतने धर्म यहाँ पे रहते, धर्म के लोग यहाँ पे रहते, इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इतनी जातियां हैं अलग अलग, फिर भी भारत एक है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे किसी भी स्टेट को कोई राइट नहीं है कि वो अपनी मर्जी से इस यूनियन को छोड़ के चला जाए। मतलब कोई भी स्टेट इस यूनियन के बाहर जाके कोई भी काम नहीं कर सकती। In the last part of the preamble, there is a date. On that day, the Constituent Assembly adopted the Constitution on the behalf of people of India. That date is 26th of November 1949. जिस preamble की अभी हमने डिस्कशन की, ये शुरू से ऐसा नहीं था। इसमें 3 वर्ड्स, जिसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुई थी उसमें ये तीनों वर्ड इसमें ऐड किए गए। इट मींस इसको अमेंड किया गया। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस रेज होते हैं। पहला कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है। दूसरा कि क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रीएम्बल उसी का पार्ट है या नहीं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सारे का सारा पहले लागू हो गया था, लेकिन जो प्रीएम्बल है इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बाद में इनएक्ट किया था। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हम इस बात से दे सकते हैं कि अगर प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो इसे अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368
और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो इसे आर्टिकल 368 के अंडर अमेंड भी नहीं किया जा सकता। यहाँ हम 3 बहुत ही हिस्टोरिकल केसेस की स्टडी करेंगे, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, उससे पता चलेगा कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। पहला केस है बेरूबारी यूनियन केस 1960। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रीएम्बल था वो जस्ट एक बिलीफ था जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनके लिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होगा। ये किसी जो प्रीएम्बल है वो किसी भी सरकार को किसी भी तरह की सब्सटेंटिव पावर नहीं देता, किसी भी सब्सटेंटिव पावर का जो सोर्स प्रीएम्बल नहीं है, इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं माना गया। लेकिन उसके बाद जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली वर्डिक्ट को खारिज करते हुए नई वर्डिक्ट दी। उसमें कहा कि जो प्रीएम्बल है वो भारतीय संविधान का अटूट अंग है, भारतीय संविधान का पार्ट है, क्योंकि संविधान को प्रीएम्बल की फिलॉसफी के अंडर ही पढ़ा जाता है। इसी के साथ जो LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च केस था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो प्रीएम्बल है वो भारतीय संविधान का ही हिस्सा है। इस तरह जो बात निकल के आई है कि जो प्रीएम्बल है उसको भारतीय संविधान का ही हिस्सा माना जाता है, इसलिए इसे 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर एक बार अमेंड भी किया जा चुका है। जैसा कि हमने पहले बताया है कि इसमें 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए थे, जिसमें पहला था सोशलिस्ट, दूसरा था सेक्युलर और थर्ड वर्ड था इंटीग्रिटी। ये तभी हुआ जब इसको प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा माना। तो ये था आज का वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट नाउ प्लीज एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get notifications of my new videos. Till then, bye bye.